नमस्कार दोस्तों। एक नई लर्निंग के साथ हाजिर हूँ और आज की जो स्टॉक लर्निंग होगी इस पे हमने पहले भी एक बार स्टडी किया था। ज़ुआरी एग्रो केमिकल्स नाम था कंपनी। थोड़ा सा डिटेल आज स्टडी करेंगे क्योंकि मार्केट में एक नई ऊंचाइयों के साथ कारोबार करती हुई नजर आती, खास करके उनकी चाहे फंडामेंटल स्ट्रेटजी को देखें, चाहे स्टॉक की परफॉर्मेंस लेवल को उसी आंकड़ा के साथ देखें तो बेटर परफॉर्मेंस करती हुई नजर आई है। तो क्यों नहीं हम स्टॉक लर्निंग में आज इसको थोड़ा सा डीपली दोबारा एक रिवीजन पार्ट के पॉइंट व्यू से स्टडी करते हैं। चलिए जानने के प्रयास करेंगे इस कंपनी का। तो निकल के आती है कंपनी में जो कारोबार जो था वो एक अच्छे जे सीएल्स के हिसाब से उन्होंने ऐसा नाम रखा। इसका नाम बेसिकली ज्वेलरी एग्रो केमिकल्स लिमिटेड। प्रोड्यूसर प्रोडक्ट आर द मार्केट अंडर द इनके एक जय किसान ब्रांड्स। इनको देखेंगे तो कहती है कि जय किशन ब्रांड्स के तौर पे इनका कारोबार चलती है। एक बड़ी सी ब्रांड्स बना के मार्केट में कारोबार करती नजर आती है। क्यों नहीं थोड़ा सा इसके पॉइंट ऑफ व्यू को एक बार और समझें और समझते हुए इन पार्टों को भी देखें जो आखिर इनमें क्या कहना चाहती है। जहाँ तक कंपनी क्वालिटीज़ की बात है, बाकी सारी चीज़ों को देखें तो आज भी कंपनी अंडर वैल्यूड की के एरियाज़ में आती है। सो कहते हैं कि यदि मार्केट में करंट जो बुक वैल्यू है तो 200 422 का कहता है। करंट प्राइस 230 का कहता है, जबकि हायर टू हायर अभी तक कंपनी 260 तक ही गया था। मतलब अभी तक इसका वैल्यू के हिसाब से देखें या इंट्रिंसिक वैल्यू के हिसाब से देखें, दोनों को अकॉर्डिंगली अभी मार्केट में क्या है, इनकी जो परफॉर्मेंस लेवल है वो आने वाले समय में काफ़ी बेटर हो सकती है, ऐसा डेटा की बात कहती है। यदि हम और कुछ पहलुओं को भी देखेंगे साथ में तो हमें कुछ और कंक्लूजन की तरफ लगेगा कि क्या आने वाले समय में एक मल्टी बैगर साबित हो सकता है, क्या ऐसा कुछ आंकड़ा के साथ कारोबार कर सकती है। उस पे हम थोड़ा सा फोकस और करें और देख पाएं तो समझ में आती है कि कंपनी में अभी भी कंपेरिजन टू द इंडस्ट्रियल के पीस से उतनी ज़्यादा क्राउड नहीं बनी है। जब क्राउड नहीं बनी है तो मार्केट में कुछ और चाहिए, कुछ और नए नए प्लेयर आएँगे मार्केट को लेकर के। जहाँ पे मार्केट कैप काफ़ी छोटा-सा है, 967 करोड़ की बात करते हैं और इसमें चलती और गिरती रहती है, उसमें कोई हड़बड़ाने की दिक्कत नहीं है। दिक्कत की भी चर्चा करेंगे, पहले उन पहलुओं को जानते हैं जो कि उनके लिए एक उनको बैकअप देती है। जहाँ तक आरओई और आरओसी का सवाल है, बहुत ज़्यादा परसेंटेज ऑफ गेन की बात नहीं करता है। प्रमोटर्स होल्डिंग 65% होल्ड करती है। उसमें एक बड़ी डिमेरिट की बात है। उसकी डिमेरिट की बात पता है क्या कहती है? उसकी डिमेरिट की बात कहती है जो मार्केट में जो इनके लिए पेजिंग का सिचुएशन उन्होंने बना रखा है। एक तो जो इनके पास प्रमोटर के पास होल्डिंग थी, उस होल्डिंग में भी सोचने वाली बात है कि वो अपनी होल्डिंग को प्लेज करके रखें और प्लेज भी कम नहीं, यदि 65% की होल्डिंग बनाती है, तो 46% की होल्डिंग को प्लेज कर लेती है। वो इनको एक क्या दिखाती है? एक डिमेरिट दिखाती है इनकी प्रमोटर होल्ड को लेकर। लेकिन यदि हम दूसरे पहलू की तरफ ध्यान देंगे, तो शायद कुछ और आंकड़ा हमारे सामने निकल के आए, जहाँ पे कंपनी का जो करंट रेशियो था 0.85 का था, डेट टू इक्विटी 0.88 का कहती है। डिविडेंड का कोई ट्रैक रिकॉर्ड फिलहाल मेंटेन नहीं करती है। तो इन दोनों पहलों की तरफ देखेंगे, चाहे हम करंट प्राइस को देखेंगे बुक वैल्यू से कंपेयर करके एंड से मार्केट में आगे आने वाले समय मल्टी बैगर हो सकती है, लेकिन इनको दो चीज डैमेज करती है। पहला तो ये डैमेज करती है और एक होल्डिंग कंपनी के तौर पे कंपनी बनी हुई है। तो देखा जाए तो 1967 में कंपनी बनी थी ज्वारी एग्रो केमिकल्स लिमिटेड इन द मैन्युफैक्चरिंग द ट्रेडिंग ऑफ द मार्केट केमिकल फर्टिलाइजर एंड द फर्टिलाइजर प्रोडक्ट पे इनका कारोबार रहा है। जबकि कंपनी का रिजल्ट की पार्ट भी अपडेट हो चुका है, तो हम रिजल्ट के पार्ट और पॉइंटेड व्यू से भी थोड़ा सा स्टडी करेंगे, जहाँ पे हम ये कुछ कंक्लूजन की तरफ चलेंगे कि क्या इनका जो लोग खरीदारी की तरफ भाग रहे हैं स्टॉक को लेकर के, क्या उसी अकॉर्डिंगली जो इनकी परफॉर्मेंस लेवल रही है इन एग्रो केमिकल्स को लेकर के वह अकॉर्डिंगली चल पाती है या नहीं चल पाती। चलिए उन पहलुओं के तरफ भी ध्यान देते हैं और समझने के प्रयास करें। हमारे सामने देखते हैं कि भले ही हमने देखा कि पिछले 1 साल के दौरान में करीब 44% की
ऊँचाइयों पे कारोबार करती है और कई बार मार्केट में गिरावट भी दर्ज करती नज़र आई है, इसकी जो चार्ट लेवल को लेकर के। यदि हम इनकी दूसरे पहलू की तरफ ध्यान दें, तो निकल के आती है जो कंपनी है वो अंडर वैल्यूड है। वो हमने पहले भी कहा कि अंडर वैल्यूड स्टॉक है जो कि केमिकल स्टॉक के अंदर और मल्टी बैगर एंड बन सकती है जो कि आजकल हर जगह हेडलाइन्स चलती नज़र आती है अलग-अलग जो कंपनीज़ हैं वो अपनी डिक्लेरेशन देती है कि ये आने वाले समय में मल्टी बैगर हो सकता है। लेकिन मल्टी बैगर तो हो सकता है लेकिन इनकी 2 चीज़ को लेकर के काफ़ी डैमेज करती है। चलिए, यदि हम सितंबर तक के रिज़ल्ट को ज़रा आँकड़ा ले लें, तो शायद समझ में आएगी। तो यहाँ पे कंपनी बात बताऊँ तो कंपनी का खुद के अलावा कंपनी खुद भी कारोबार करती है और कंपनी के अलावा उनकी जो होल्डिंग्स उनकी सब्सिडियरी कंपनी है, उनका ज़्यादातर जो कारोबार है, उसी जगह से उनके पास ये फंड आती है, चाहे वो सेल्स को लेकर के देखा जाए, प्रॉफिट को लेकर देखा जाए। क्यों नहीं, हम उनके तरफ भी ज़रा ध्यान दें। तो समझ में आती है कि इनका स्टैंडअलोन डेटा की बात करें तो कंपनी के पास केवल 14 करोड़ की टर्नओवर रही थी सेल्स को लेकर। उस 14 करोड़ के टर्नओवर में कंपनी ऑलमोस्ट करीब 4 करोड़ की नुकसान बुक कर चुकी है अपने कारोबार से। लेकिन जैसे ही चर्चा करते हैं होल्डी ऑन डेटा की तो समझ में आती है कि कंसोलिडेटेड डेटा में जो भी सब्सिडियरी कंपनी है उनकी तरफ से जो सेल्स की वैल्यूएशन आती है वो आती है करीब 1100 करोड़ से ज़्यादा जो कि 2000 जो 22 का आंकड़ा था शायद उसके आसपास या 23 के आंकड़ा के आसपास के आगे आने वाले समय में इतना बेटर परफॉर्मेंस कर सकती है या अभी थोड़ा-सा धीरे-धीरे करके ग्रोथ लेवल पे बनी हुई नज़र आती है। तो इसका ऐसा मतलब नहीं है कि कंपनी पहली बार इतना ज़्यादा प्रॉफ़िट सेल्स बुक कर रही है और प्रॉफ़िट का वही आंकड़ा देखेंगे तो 104 करोड़ तक की प्रॉफ़िट उन्होंने बुक किया था। लेकिन बाद में देखा गया कि यहाँ पे थोड़ा-सा कुछ क्वार्टरली बेसिस पे देखेंगे तो पिछले जहाँ पे एक लंबी नुकसान बुक किया था, वहाँ से करीब 8-9 क्वार्टर के बाद कंपनी एक 100 करोड़ की प्रॉफ़िट बुक करती है, जो उनके लिए एक अच्छी बात। यदि लास्ट 12 महीने के डेटा को देखें, तो कंपनी का खुद का स्टैंडअलोन डेटा कहती है करीब 80 करोड़ की 83 करोड़ का, लेकिन ओवरऑल डेटा को देखें, तो वो कहती है करीब 3900 करोड़, जो कि 4000 करोड़ के आसपास टच करती है। और ये 4000 करोड़ से पहले भी इनमें टर्नओवर हो चुका था, बाद में थोड़ा-सा गिरावट रहा था। गिरावट के बाद 4000 करोड़ की सेल्स में कंपनी 229 करोड़ की प्रॉफ़िट बुक करती है। जबकि ऑपरेटिंग यदि मार्जिन को देखें, ऑपरेटिंग मार्जिन में लगातार इन्होंने बेसिस पॉइंट को देखा जाए तो करीब 100-100 बेसिस पॉइंट की इंक्रीज़ किया। बाद में दोबारा इन्होंने सस्टेन करती नज़र आई है। अब एक सवाल आती है कि क्या किसी कंपनी को लेकर के हम यदि उन पहलुओं को अगर ध्यान दें, तो हम आपके सामने उन पार्टों को समझते हैं। कुछ पहलू ऐसे होते हैं जहाँ पे हम ये देख पाते हैं क्या कंपनी का जो अदर सोर्स ऑफ इनकम है, वो क्या इनकी इंटरेस्ट बर्डन को एडजस्ट कर पाती है, नहीं कर पाती है। यदि वो कर पाए, तो शायद वो बेटर परफॉर्मेंस कर सकती है आने वाले समय में, ऐसा दिखता है। यदि हम उनकी तरफ भी देखें, तो शायद हम ये कह सकते हैं कि इनमें क्या हुआ, इनमें कहती है कि जो इनका अदर सोर्स ऑफ इनकम है वो काफ़ी बेटर रहा है और फ्रॉम द इंटरेस्ट की बर्डन से एडजस्ट कर पाती है। जबकि रिस्क फैक्टर को भी जानना ज़रूरी है, तो रिस्क फैक्टर को लेकर के हम देखा, तो करीब 48 दिन की रिस्क फैक्टर की बात करती है और बैलेंस शीट फिगर में देखा जाए तो कंपनी का जो पोज़ीशंस रहा है, वो लगातार रिज़र्व अपनी इंक्रीज़ करती नज़र आती है। बोरोइंग्स को लेकर के लगातार पे आउट होती नज़र आती है। ये इनके लिए एक अच्छी बात है। भले ही इनकी प्रमोटर्स होल्डिंग प्लेज करके चल रही हो, लेकिन यहाँ पे इन्होंने अपनी कर्ज को धीरे-धीरे करके खत्म कर रहे हैं और कर्ज खत्म करने के साथ कंपनी की कुछ अलग बातें बताऊँ तो कंपनी में टोटल निवेश कितने हैं? 1300 करोड़ के आसपास की बात करूँ, पूरे के पूरे मार्केट के आप देखिए कितना कहता है। जिस कंपनी का पूरे के पूरे निवेश कहती है, इन्वेस्टमेंट यदि 1300 करोड़ के आसपास कहता है, तो उसका मार्केट कैप केवल 960 करोड़ कहती है। क्यों कहती है? क्योंकि कुछ तो ऐसी बात यहाँ भी छुपी छुपी ये है जो कंपनी 1500 करोड़ की लोन भी लेके रखी है। यदि इन 1500 और 1500 करोड़ को यदि हटा भी दें, तो शायद ये कहते हैं कि यहाँ से इनके लिए एक अच्छी बात ये है जिनमें इनके पास रिसीवेबल्स पार्ट्स काफ़ी ज़्यादा कहलाते हैं और इनसे मार्केट में हो सकता है आने वाले समय में बेटर रिजल्ट का ग्रोथ मिल सकता है।
इसके अलावा हम चर्चा करें इसकी उन पहलुओं को जहाँ पे निवेशकों का इंटरेस्ट को पार्ट को देखा जाता है, तो आखिर कंपनी में कितने निवेशक बैठे हैं, निवेशकों का मूड कैसा है, ट्रेंडिंग वेव क्या कहता है, इन सब पहलुओं की तरफ भी देखें तो कुछ इम्पैक्ट की तरफ हम कंक्लूजन की तरफ भी चल सकते हैं। जहाँ पे ये देखा जाए कि कंपनी में डीआई तो बिल्कुल नहीं है, एफआई की तादाद 1% के आसपास है और लगातार यहाँ पे ये भी देखने को मिला कि अभी यार बनती नजर आई है। जबकि निवेशकों की जो बात करूँ इसमें न्यू प्लेयर काफ़ी ज़्यादा आए। नंबर ऑफ शेयर को हम हमेशा देखते हैं क्योंकि यहाँ पे ये दिखाता है कि आखिर क्राउड कितना है एज़ ए ट्रस्ट बिल्डअप करते हुए। तो यहाँ पे करीब 45,000 के आसपास के निवेशक है कंपनी में। इसके अलावा की कुछ बात करें, हमारे सामने ये दिखता है कि आखिर इन कंपनी को लेकर के पिछले कुछ सालों के रिकॉर्ड में सेल्स में उस लेवल पे ग्रो नहीं था, प्रॉफिटेबिलिटी में लगातार ग्रो नहीं थी, लगातार गिर गई थी। लेकिन स्टॉक प्राइस सीजीआर इनको लगातार सपोर्ट दे रही थी, मतलब मार्केट की जो कंडीशंस थी वो लगातार यहाँ पे चल रही थी। रिटर्न ऑन इक्विटी भी इनको थोड़ा बहुत करके बैकअप देने में प्रयासरत रहा है। कुछ लेटेस्ट अपडेट की तरफ देखें तो ऐसा कोई डेटा नहीं है, लेकिन पीयर्स को कंपेयर करें तो जो कि फर्टिलाइज़र इंडस्ट्रीज़ की जो बाकी कंपनियाँ हैं, वहाँ से कंपेयर करने के बाद यहाँ आज भी सबसे कम का आँकड़ा क्या कहती है? सबसे कम का आँकड़ा कहती है। तो यहाँ पे जो भीड़ बनी है मार्केट में, निवेशकों के मन में, जो क्राउड है इसकी इन स्टॉक को खरीदने की जो लाइन लगी है, भीड़ है, उसमें आज भी दूसरे कंपनी के कंपैरिजन काफ़ी कम पी रेशियोज़ निकल के आती है, क्योंकि पी रेशियोज़ वो देखा जाता है कि अर्निंग जो पर शेयर है, उसके बेसिस पे मार्केट में कितने गुने की भीड़ आई है, जिसकी वजह से मार्केट की जो करंट सिचुएशन की प्राइस है, वो कहाँ तक सस्टेनेबिलिटी के साथ बन सकती है। इसके अलावा हम देखें तो हम ये भी देख पाएँगे जो कंपनी में जो डेट्स का रेशियोज़ था वो भी काफ़ी सस्टेन कर रही थी। अ, और एनालिसिस के पास रिड्यूसिंग द डेट्स की बात करती है, बुक वैल्यू काफ़ी ज़्यादा नहीं रहा था क्योंकि अंदर वैल्यूड स्टॉक के अंदर आती थी। और इस कंपनी को लेकर के हमने एक बार पहले भी स्टडी किया था, नियरली शायद 2-3 महीने पहले की बात होगी, जब मार्केट एक लंबी गिरावट दर्ज किया था। गिरावट के बाद दोबारा मार्केट सस्टेन चलने के लिए तैयार हुई और यहाँ पे वॉल्यूम में कई तगड़ी उछाल आती नज़र आई। तो इसका मतलब ये कह सकते हैं इस कंपनी की परफॉर्मेंस लेवल को देखते हुए, जो आने वाले समय में जो इनकी ग्रोथ रेट थी, उस ग्रोथ रेट के अकॉर्डिंग ये क्या मल्टीबैगर साबित हो सकती है आने वाले समय में, क्योंकि ये कुछ अलग-अलग चीज़ों से हम लेके आए। उसमें कहते हैं कंपनी के पास क्या था? कंपनी के पास सबसे बेटर चीज़ तो जो मार्केट कैप है, उससे ज़्यादा कंपनी के पास निवेश करके रखे हैं, अर्थात एक तरह से होल्डिंग्स कंपनी है। दूसरी तरफ कंपनी का जो प्रॉफिटेबिलिटी मार्जिन था, वो भी स स एक तरह से सस्टेन कर रही है, धीरे-धीरे इंक्रीज़ करती हुई नज़र आती है। स्टॉक प्राइस सीजीआर में हमने देखा कि एक गिरावट भी थी, लेकिन सीजीआर के बेसिस पे एक ग्रो लेवल लगातार बनी हुई नज़र आती है। इसके अलावा कुछ और चीज़ों को देखें तो मार्केट में इसको एक डिमेरिट की बात किया जाए तो प्रमोटर्स की होल्डिंग में जो उन्होंने 64-65% की होल्डिंग होल्ड किया था, उसमें उनका जो पोजीशन था उसमें एक प्लेस का डिमेरिट की बात कहती है, जो कि और आज भी फ्रॉम द बुक वैल्यू से, फ्रॉम द इंट्रिंसिक वैल्यू से कंपनी परफॉर्मेंस जो है, स्टॉक मार्केट प्राइस है, आज भी अंडर वैल्यूड के कैटेगरीज के अंदर आती है। दोस्तों, हमारे साइड से किसी भी कंपनी को लेकर कोई भी ट्रेडिंग या एडवाइजरी की बात बिल्कुल शामिल नहीं है। ओनली एज अ लर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू से जो हम लर्न लर्न करते हैं वही आपके सामने रखते हैं। इसमें हम जानने की प्रयास करते रहते हैं कि आखिर इस कंपनी को लेकर के क्या-क्या ग्रोथ पोटेंशियल था, क्या-क्या बिज़नेस की कार बिज़नेस करती नज़र आई थी। इस बिज़नेस से उनको क्या फ़ायदा हुआ, क्या नुकसान हुआ, इस सभी पहलुओं की तरफ हम लोग ध्यान देते हैं। यदि हमारी वीडियो आपको अच्छा लग रहा हो, तो आपकी हमारी वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को बिल्कुल दबा दीजिएगा, क्योंकि हमारे साथ इसी तरह के लेटेस्ट और अपडेटेड लर्निंग्स वीडियोस आते रहते हैं। मिलेंगे कुछ नई स्टडी के साथ, न्यू कंपनी के साथ, तब तक के लिए एंजॉय एंड थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग हियर।